एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी अब इंग्लिश में। तो गाइस, जो लास्ट वीडियो हमने करी थी वो की थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। एंड आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। कैसे फॉर्म हुई, कब फॉर्म हुई, क्यों फॉर्म हुई, इसके बारे में तो नहीं दिया गया है। एक्चुअली मैं जो नोट्स आपके बना रही हूँ वो आपके लूसेंट जी के बुक से बना रही हूँ। लूसेंट के बारे में आप सबने सुना होगा, बहुत ही फेमस बुक है और एसएससी वगैरह में बहुत काम आती है। बहुत सारे एग्जाम्स में, आईएएस यूपीएससी हर चीज़ के एग्ज़ाम में काम आती है। तो उससे ही मैंने नोट्स लिए हुए हैं। तो उसमें ये तो नहीं बताया गया था कि कॉज क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने का, बट फिर भी आपको आइडिया के लिए मैं बता दे रही हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हमारे इसलिए बनाई गई थी, इसलिए फाउंड की गई थी कि जो हमारे लीडर्स अलग अलग छोटे छोटी जगहों पे रह रहे थे। जैसे कानपुर में अलग लीडर थे, ठीक है, लखनऊ में आपके अलग लीडर थे। तो इन सबको हमारा हर स्टेट के लीडर्स एक साथ मिलकर इंडिया के लिए काम करें। और ये पहली ऐसी एसोसिएशन थी या ऑर्गेनाइजेशन, कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, ऐसी एसोसिएशन थी जिससे पूरा का पूरा इंडिया, पूरा का पूरा नेशन के बारे में आप बात कर रहे होते थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी वैसे पहले एसोसिएशन बन चुकी है, बट वो कैसा था, वो नेशन के लिए नहीं थी, वो छोटे छोटे स्टेट्स के लिए थी। लेकिन अब जो बनी थी ये आईएनसी, उसका मतलब था इंडिया के लिए, पूरे हमारे नेशन के काम कर रही थी। तो ये इसमें देखिए आपको मेन दो फेज़ पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें होता है एक मॉडरेट फेज़ और एक है एक्सट्रीमिस्ट फेज़। तो मॉडरेट फेज़ जो है आपका 1885 से 1905 तक, मतलब 20 साल तक ये चला था। और मॉडरेट फेज़ में क्या था गाइस कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बन रही थी तो इनमें जो हमारे लीडर्स थे मेन वो किस तरह से काम कर रहे थे उसके बेसिस पे ये नाम दिया गया है फेज़ को। देखिए, मॉडरेट का मतलब है हम गवर्नमेंट से अपनी सारी डिमांड्स रख रहे थे, बट कैसे रख रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम आंदोलन वगैरह नहीं कर रहे थे। हम बहुत ही सरलता से बात कर रहे थे कि हम आपको, मतलब 3 पीस के ऊपर मेन काम हो रहा था, वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसे प्रे करके बात कर रहे थे कि आपको मैं पेटिशन देता हूँ कि हमारी ये डिमांड्स हैं, आप गवर्नमेंट प्लीज़ इसको देखें और इसको फुलफ़िल करें। ठीक है, तो ये था एक मॉडरेट फेज़ के बारे में मैंने आपको ओवरलुक दे दिया है। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे हमारे, वो थे ए ओ ह्यूम। इन्होंने ही फाउंड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बॉम्बे में था। पहले गाइस ये कहीं और होने वाली थी, बट क्योंकि जहाँ पे ये हो रही थी वहाँ पे कॉलेरा फैल गया था, तो अब जो है ये बॉम्बे में हो रही थी। किसके लीडरशिप के अंदर हुई थी, कौन उस टाइम पे इस पर्टिकुलर मीटिंग के प्रेसिडेंट थे, वो थे WC बैनर्जी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 72 डेलीगेट्स हमारे शामिल हुए थे और ये 72 डेलीगेट्स अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। इस टाइम जो हमारे वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। हमने गाइस रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे, लेकिन अब जो वाइस रॉय थे वो चेंज हो चुके थे, लॉर्ड डफरिन हमारे वाइस रॉय बन चुके थे। ओके, तो इस फेज़ को मॉडरेट फेज़ क्यों कहा गया ये मैंने आपको बता दिया। ये जो है हमारे 3P के बेसिस पे काम करता था, पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। पेटिशन का मतलब हम आपसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेयर का मतलब भी रिक्वेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट हम लास्ट में करेंगे। और प्रोटेस्ट वो भी नहीं कि मारा पीटी वाला कुछ नहीं था सीन। प्रोटेस्ट का मतलब कि हम धरने पे बैठ जाएंगे, ये ऐसा कुछ करेंगे, बिल्कुल अहिंसा वाला। ये मेथड यूज़ किए जाते थे। ठीक है, इस फेज़ में ब्रिटिशर्स ने डिमांड तो नहीं मानी, बट यूनिटी इससे ज़रूर आ गई थी हमारे इंडियंस में, सारे इंडियंस मिल गए थे। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से थे इस मॉडरेट फेज़ में। सबसे पहले थे दादा भाई नारोजी। इनके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही हमारी पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया था और इन्होंने हमें ड्रेन थ्योरी दी थी। ड्रेन थ्योरी में गाइस क्या है कि इन्होंने ही बताया था कि हमारा जो भी इंडिया की वेल्थ थी वो किसने ड्रेन कर ली थी, मतलब इंडिया से किसने ले ली थी। आई होप आप सबको पता होगा, ये इंग्लैंड ने ले ली थी। सारा पैसा हमारा जो इंडिया का था, वेल्थ थी, वो सब इंग्लैंड ने ले लिया था। यही थी ड्रेन थ्योरी।
उसके बाद मैं बात करूँ तो WC बनर्जी के साथ इन्होंने मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी को फॉर्म किया था। ये इनके 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो आपको याद रखने हैं। सेकंड, गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करते हैं तो इन्होंने कौन सी सोसाइटी बनाई थी? इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी 1905 में। सेकेंड चीज़, गांधी जी ने अपना बहुत बड़ा पॉलिटिकल मेंटोर मानते हैं। कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी अपना मेंटोर किसको मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते हैं। थर्ड चीज़ है, थर्ड पर्सन जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है वो SN बनर्जी जी। इनको हम फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने हमें नेशनलिज्म के बारे में काफ़ी कुछ बताया। हमें इन्होंने बताया कि हमें बोल्ड होना है, हमें ब्रेव होना है, हमें अपने बारे में सब कुछ सीखना है। राइट। एक न्यूज़पेपर इन्होंने ज़रूर दिया था, उसका मैं लिखना भूल गई, आई एम रियली सॉरी। जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था हमारा बंगाली न्यूज़पेपर, सॉरी बंगाली न्यूज़पेपर था ये हमारा। और इसके बाद हम आते हैं बदरुद्दीन तैयब पे। तो ये हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके बाद हम आते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के बारे में। एक्सट्रीमिस्ट फेज़ का मतलब है अब मॉडरेट से हम एक्सट्रीमिस्ट। अब 20 साल तक हमने हर तरह से करके देख लिया, तीनों 3P जो है उसके बेसिस पे काम करके देख लिया, बट गवर्नमेंट ने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो उसके बाद ये होने लगा। इसके कॉज क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट फेज़ में हम क्यों गए थे, इसको पढ़ लेते हैं। लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि ब्रिटिशर्स हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनको ये सिर्फ हमसे फ़ायदा ले रहे हैं। जैसे ही हमें ये पता लगा, रियलाइज़ हुआ, वैसे ही हम मॉडरेट फेज़ को छोड़कर एक्सट्रीमिस्ट फेज़ पर आ गए हैं। काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स ऐसे हुए जिससे मिथ ख़त्म हो गई कि यूरोपियन सुप्रीम है। यूरोपियंस हमेशा अपने आप को सुप्रीम मानते थे, बट जब काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स हुई, काफ़ी ऐसी वॉर्स हुई जिसमें यूरोपियंस हार गए। जैसे इसका एग्जांपल है इथोपिया जीत गई थी इटली से। बोयर वॉर्स जो हुई थी, जापान रशिया इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो जापान जीत गया था और रशिया हार गई थी। तो ये काफ़ी ऐसी इवेंट्स हुए जिससे हमें ये पता चल गया, ये मिथ ख़त्म हो गई कि यूरोपियन सुप्रीम है, इनको भी हराने वाले हैं, ये हमें पता चल गया। तो यहाँ से हमारे माइंड में भी ये चीज़ आई कि हम भी लड़ सकते हैं इनसे, राइट। तो इसके बाद क्या हुआ गाइस कि मॉडरेट्स ने जब देख लिया कि 20 साल की कोशिश हम लोग ने कर ली है, एक्सट्रीमिस्ट फेज़ वाले जो लीडर्स थे उन्होंने देखा कि मॉडरेट्स ऑलरेडी 20 साल की कोशिश कर चुके हैं, बट क्या अचीव हुआ? कुछ भी नहीं। ये लोग बिल्कुल डिससैटिस्फाइड थे। ओके, यहाँ पे जो हमारे अब वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई थी जो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, जो बिल्कुल हमें पसंद नहीं आ रही थी। काफ़ी था कैलकटा कॉपरेशन एक्ट जो 1904 में बनाया गया था, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1905 में, और सबसे मेन जो चीज़ इन्होंने करी थी वो हमारे बंगाल का पार्टीशन किया था, जिसकी वजह से इंडियन जो यहाँ का, जैसे हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में एक इमीडिएट कॉज पढ़ा था, तो वैसे ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी हम कह सकते हैं ये इमीडिएट कॉज है जिसकी वजह से हम एक्सट्रीमिस्ट फेज़ में आ गए थे। यहाँ पे जो हमें लीडर्स मिले थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम और इनके बारे में सब देख लेते हैं, राइट। तो ये जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स जिनके बारे में अभी बताया, इसमें है बाल गंगाधर तिलक। इनको हम बाल कह रहे हैं, बाल और पाल लाल, ये बाल लाल पाल, इन तीनों में से ही जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंस थे किससे? अगरकर, रनाड़े एंड नारोजी से। नारोजी के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था मॉडरेट्स में। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे। पहली का नाम था केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में थी, और एक था मराठा, इट्स नॉट मराठा, इट्स मराठा, और इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने लॉन्च किया था, राइट। अब है, इन्होंने 2 फेस्टिवल्स भी कर दिए थे हमें, एक गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल। अच्छा, इससे क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो है ये भड़काना चाह रही थी हिंदू, डिवाइड एंड रूल का तो पहले से ये लोग चाहते थे, तो इस चीज़ में इनको मौका मिल गया कि भाई इनके जो लीडर हैं वो तो क्या कर रहे हैं कि हिंदूज़ का ही फेस्टिवल सिर्फ मना रहे हैं, गणपति जी, शिवाजी, तो मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे फेस्टिवल्स को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो ये भड़काने के लिए काम किया था।
ओके। फिर इनका क्या हुआ था, इन्हें जो है मांडले जेल भेज दिया गया, जो कि कहाँ पे है, बुर्मा में है। इन्होंने गीता रहस्य एक बुक थी, इन्होंने लिखा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हम सब जानते हैं, इन्होंने बोला था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज, स्वराज का मतलब क्या होता है गाइस? स्वराज का मतलब होता है कि इंडिया फॉर इंडियंस, हम कह सकते हैं इंडिया फॉर इंडिया। बहुत अच्छी बात कही थी कि इंडियंस जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए काम करेंगे, और इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए ही है, बाहर के किसी पर्सन के लिए नहीं है, राइट। ये है स्वराज, हमें अपना राज चाहिए, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। दूसरे जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे वो थे लाला लाजपत राय। ये पंजाब से थे। इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज के इन्फ्लुएंस के कारण इन्होंने नेशनल स्कूल एट लाहौर को फॉर्म किया था। लाहौर में एक स्कूल बनाया था, नेशनल स्कूल। इसके बाद साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने वाले पर्सन यही थे। इनके अगेंस्ट में जब उन्होंने मतलब खड़े हुए थे तो इनको काफ़ी लाठी चार्ज किया गया था, लाठियों से मारा गया था, और इसी लाठी चार्ज में इनकी डेथ हो जाती है। थर्ड हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है बिपिन चंद्र पाल। अच्छा, इसमें क्या था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो भी हमारी पुरानी मतलब पुरानी सोच थी, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हम ऑर्थोडॉक्स पीपल या कंजर्वेटिव पीपल, जो हमारी हिंदुइज्म में काफ़ी प्रथाएं थी, उनका पहले से ही होने लगा था, बट इन्होंने यहाँ से पूरा डिस्कार्ड कर दिया था, राइट। और ये क्या है, इन्होंने छोड़ करके ये कहाँ चले गए थे, ब्रह्मो समाज में इन्होंने एंटर कर लिया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था न्यू इंडिया, और 5 वर्ड्स पे इन्होंने बहुत ज़ोर दिया था। बॉयकॉट, बॉयकॉट का मतलब है जो भी फॉरेन गुड्स हैं उनको हम बॉयकॉट करें, उनको ना यूज़ करें, राइट। स्वदेशी, स्वदेशी पे मतलब जो भी हम इंडियंस बना रहे हैं उन्हीं गुड्स को हम यूज़ करें। थर्ड था नेशनल एजुकेशन, वो चाहते थे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, हर एक पर्सन एजुकेट होना चाहिए, इससे ही हम अपने इंडिपेंडेंस तक पहुंच सकते हैं। फोर्थ, स्वराज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। पैसिव रेजिस्टेंस मतलब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया, अब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। एक और चीज़ थी, इन्होंने वंदे मातरम फाउंड किया था, ये फाउंडर थे वंदे मातरम, एक नॉवल से निकाला था इन्होंने, राइट। इसके बाद है श्री अरबिंदो घोष। श्री अरबिंदो घोष के बारे में अगर हम बात करें तो ICS एग्ज़ाम पास करके बहुत अच्छे मार्क्स के साथ इन्होंने ICS एग्ज़ाम्स को इंडियन सिविल सर्विसेज को पास किया था, और ग्रीक और लैटिन सब्जेक्ट में इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। गाइस ये लास्ट स्लाइड है, तो इसमें क्या है कि बंगाल और महाराष्ट्र में इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी थी, कि इन्होंने श्री अरबिंदो घोष जी ने। अच्छा, बंगाली न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला था जिसका नाम था जुगंतर। क्या नाम था? जुगंतर, राइट। बॉम्ब के कॉन्स्पिरेसी केस मतलब षड्यंत्र एक था, एक तरह का फंसाने का इनको कोशिश की गई थी, इन्हें फंसा दिया गया था और इन्हें मनिकतला जेल में, जो कि कैलकाटा में है, वहाँ पे भेज दिया गया था। उसके बाद ये फाइनली रिटायरमेंट इन्होंने लिया वहाँ से, जब जेल से छूट गए तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और पौंडीचेरी चले गए, जहाँ पे ये अपनी योगा लाइफ जीने लगे। तो गाइज ये था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग के बारे में, जो मॉडरेट फेज़ और एक्सट्रीमिस्ट फेज़ था। इसके बाद गांधीयन एरा आता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमिस्ट फेज़ तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।